ये एक फिलॉसफी जो निकाला गया है ना, एंटीनेटलिज्म। एंटीनेटलिज्म इसी बात को कबूल कर रहा है। एक्चुअली एंटीनेटलिज्म इज एन एडमिशन दैट समथिंग इज फक्ड अप इन आवर वर्ल्ड। लेकिन किस चीज को फक्ड अप कह रहे हैं हम लोग? नवजात शिशु को फक्ड अप कह रहे हैं। कह नहीं रहे, अच्छी भाषा में कह रहे हैं, बहुत सुंदर भाषा में कह रहे हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, बहुत सुंदर भाषा में कहते हैं, जो कंसीव हुआ नहीं है, जिस बच्चे को आपने दुनिया में लाने के लिए ये नहीं किया है, आपने सेक्स किया नहीं है, जो बच्चे को कंसीव नहीं किया है, तो वो बच्चा ऐसे नहीं कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म देके बैठा नहीं है कि मैं दुनिया में आना चाहता हूँ। तो क्यों उसे दुनिया में ला रहे हो? दुनिया में नवजात शिशु के लिए और छोटे बच्चों के लिए और जवानों के लिए जगह नहीं है, ऐसे कह रहे हैं हमारे आचार्य प्रशांत। मैं कह रहा हूं, नवजात शिशु के ऊपर हम क्यों नजर डाल रहे हैं जब हम बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर नजर नहीं डाल रहे हैं? Why are we trying to tackle the problem from the end of the people who are coming into the world? Why don't we look at the people who should be going from the world? हम उसके तरफ नजर क्यों नहीं मार रहे हैं? उसका एक कारण है, एक साइकोलॉजिकल कारण है। हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों का बॉडी एक्सपायर होता है और हमें जिंदा रहने के लिए पहले थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस को कंज्यूम करना पड़ता है। जब तक आप 50-60 साल के उम्र तक हो तब तक ठीक है। अभी मेरे जैसे हैं कोई, तो अभी तक मेरा कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ेस नहीं है, कोई बाईपास नहीं हुआ है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई किडनी फेलियर नहीं हुआ है, कोई किडनी इश्यूज़ नहीं है। तो अभी तक मेरा मेडिकल एक्सपेंडिचर नेग्लिजिबल है, आई एम स्टिल नॉर्मल। लेकिन अगले 1-2 दशक में कहीं छोटा मोटा हार्ट अटैक हो जाएगा, कहीं ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कहीं लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा, डायबिटीज़, कुछ ना कुछ तो शुरू होने वाला है, क्योंकि ये बॉडी मरना चाहता है। हम लोग अपने बॉडी को कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमर्स ऑफ आवर बॉडी। लेकिन हमारा बॉडी खराब होने लगा है। अब उसे जिंदा रखने के लिए, ऑपरेशनल रखने के लिए मेडिकल रिसोर्सेस ज़्यादा ज़रूरत होता है। और मेडिकल ही नहीं, इवन घर के रिसोर्सेस। एक रूम फिर बूढ़े बुजुर्गों के लिए रिजर्व करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, तो वो बेड पे पड़े रहेंगे, पूरा दिन बेड पे पड़े रहेंगे। और बेड पे पड़े पड़े लोगों का, यंग लोग जो हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, उनका दिमाग सड़ाएंगे। वो व्हीलचेयर में बैठे रहेंगे। उनके व्हीलचेयर को लेके बाहर जाने के लिए एक अटेंडेंट की ज़रूरत है। वो अटेंडेंट उनको घुमा के लेके आएगा। उनको ज़िंदा रखने के लिए पहले एक बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी, या स्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ ना कुछ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कुछ ना कुछ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत, करते करते मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। किडनी की दवा, डायबिटीज़ की दवा, कुछ ना कुछ, और लास्ट में बहुत सारी दवाएं। बूढ़े को 1 साल, 2 साल, 5 साल आगे जीना चाहिए। उसकी वजह से उसके ऊपर जितना भी उसने कमाया था सब कुछ खर्च करके जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, ऐसे ज़रूरी है क्या? मेरा आपसे सवाल है, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? मान के चलो, लोग ना अपने बारे में, ये डिजीज़ के बारे में, मौत के बारे में बात नहीं करते ना। मैं करता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान के चलो कि मुझे पता चलता है कि धीरे धीरे मेरा किडनी फेल हो रहा है। अब
आई कैन ड्रॉ अ लाइन. डायलिसिस पे मैं और 10 साल 15 साल 20 साल खींच सकता हूँ डायलिसिस करके, लेकिन वाई नॉट. किडनी फेल हो रहा है ना, ठीक है, डायलिसिस नहीं करेंगे. दवाइयाँ खा के यू कैन ड्रॉ अ लाइन समवेयर, ठीक है, दवाई में जब तक चलता है तब तक ठीक है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं और डायलिसिस नहीं. जब वो ट्रांसप्लांट की बात आएगी मना कर देना. कर सकते हैं ना. या मान के चलो कैंसर हो जाता है, यू कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट यार. यू कैन से नहीं चाहिए, या फिर यू कैन से चलो सर्जरी नहीं चाहिए, केमोथेरेपी नहीं चाहिए, रेडिएशन से ठीक होता है तो होने दो, नहीं हुआ तो चलेगा, चलो टाटा बाय बाय, मैं चला. कह सकते हैं ना. हम अपने ऊपर एक टैटू करवा के लिख सकते हैं, डू नॉट रिससिटेट. अगर मेरा दिल रुक गया है, मेरा हार्ट रुक गया है, तो मुझे वो इलेक्ट्रिक शॉक दे के जिंदा वापस मत करना. या फिर कह सकते हैं डू नॉट पुट ऑन वेंटिलेटर. हम कह सकते हैं, टैटू कर सकते हैं अपने बदन पे कि मुझे वेंटिलेटर पे मत डालो. अगर मेरी अवस्था वहाँ पे पहुँच गई कि मुझे वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, और आप जानते हो वेंटिलेटर पे अगर कोई आदमी चला गया फिर उसको निकालना बहुत बड़ा धर्म संकट हो जाता है, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे उसको बहुत लंबे समय तक जिंदा रखते हो, लेकिन उसका बॉडी जीने के लायक नहीं रहता है. इस बॉडी इज़ नॉट फिट फॉर लिविंग. बहुत मुश्किल हो जाता है. कुछ लोग होते हैं और जवान लोगों को आप वेंटिलेटर पे डालोगे जी के आते हैं, वापस आ जाते हैं. थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है, लेकिन दे सर्वाइव. दैट इज़ यंगर पीपल. बट वेंटिलेटर पे डालना मतलब फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट हो जाता है. 1 महीना निकल जाएगा, आईसीयू के चार्जेस रोज के 5,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, 20,000 डिपेंडिंग ऑन आप कितने रिच हो और या आपने अपना नाम कौन से हॉस्पिटल में ये करवाया है. एक्सपेंसेस कैन बी किलिंग फॉर द फैमिली. तो मेरा एक सुझाव है, कम से कम ये मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम से कम हम ये तो कह सकते हैं यार कि डू नॉट रिससिटेट, डू नॉट पुट ऑन वेंटिलेटर, डू नॉट ऑपरेट. किडनी नया ये न मत करो यार, मत करो. मुझे पास हो जाने दो. इतना तो हम कर सकते हैं ना. या यू कैन ड्रॉ अ फाइनेंशियल लाइन. देखो बेटा, 5 लाख 10 लाख का अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 10 लाख में अगर मैं जिंदा रहता हूँ ना, 10 लाख का ऑपरेशन अगर करना पड़ रहा है, या वो 10 भी नहीं, 5 और बाकी 5 पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो द आंसर इज येस, अदरवाइज द आंसर इज नो. अब आप कहोगे अरे 5 लाख 10 लाख तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत और पैसे हैं. हाँ है ना, लेकिन ये रिसोर्सेस किसके लिए है? ये रिसोर्सेस जो जमा हुए हैं, जो इकट्ठे हुए हैं, ये किसके लिए है? इट इज़ फॉर द यंगर जनरेशन. ये घर, ये माल मिल्कत, ये किसके लिए है? इट इज़ फॉर द यंगर जनरेशन. अब हम अगर छोड़ के नहीं जाते हैं, हम छोड़ते ही नहीं है, हमसे छूटता नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं मैं जवान हूँ. दुनिया को हमने कंज्यूम कर लिया है, हमने एंजॉय कर लिया है. दुनिया को मेरी बात करता हूँ, 60 साल से मैं एंजॉय कर रहा हूँ. मैंने दुनिया को देखा है. अब क्यों ये लालच के और दुनिया को देखूं, और 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल दुनिया को देखूं, ये लालच क्यों? दोस्तों, दुनिया में आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन वो धरती पे बोझ कहते हैं ना, धरती पे बोझ, बूढ़े को धरती पे बोझ कहते हैं, या जो लोग बिल्कुल बेकार हो जाते हैं उनको धरती पे बोझ कहते हैं. हम लोग, बूढ़े लोग, धीरे धीरे करके धरती पे बोझ बनते हैं. ये एक कड़वा सच है. अब अगर इट इज़
देर इज अ वॉर गोइंग ऑन. एक और बात मैं कह रहा हूं, देर इज अ टग ऑफ वॉर, देर इज अ वॉर गोइंग ऑन. बूढ़े बुजुर्ग लोग यंग लोगों से पावर दूर रख रहे हैं. दे आर कीपिंग देम अवे फ्रॉम पावर. पॉलिटिकल पावर में बूढ़े बुजुर्ग लोग यंग लोगों से, यानी मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, तुम बनो छोटा वाला मिनिस्टर. सीनियर कौन है? बूढ़े लोग. जूनियर्स कौन है? उनसे यंग लोग. और भी जूनियर कौन है? उनसे भी यंग लोग. बहुत पहले से चलते आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई प्रथा नहीं है. ओल्डर पीपल वांट पावर, ओल्डर पीपल वांट टू ग्रैब पावर. वो पावर को संग्रहित करते हैं. ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है. हम अपने आप को ये खुद एक ये दे देते हैं कि हम बहुत, हमारे अंदर विजडम है. और इसलिए क्योंकि हमारे अंदर विजडम है, हम वाइज हैं, हमने दुनिया देखी है. हमारी दाढ़ी ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुई है धूप में. तो इसलिए हमारे पास पावर होना चाहिए. इसलिए हम फैसला करेंगे. किस चीज़ का फैसला? आज देखो दोस्तों, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया ना तो वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा, या नेतन्याहू करवाएगा, या फिर किम जोंग उन या पुतिन. ये सब लोग बुजुर्ग हैं, सब लोग बुजुर्ग हैं. पुतिन अपनी जवानी का प्रदर्शन करते रहता है, सीना तान के चलता है, तो आपको लगता है अरे ये अभी यंग है. अब उसकी दाढ़ी वो बढ़ने नहीं देता है. अगर दाढ़ी बढ़ेगा तो पता चलेगा उसका उम्र क्या है. हम लोग ये कर सकते हैं. दाढ़ी को शेव करो कि मैं अगर मूछ दाढ़ी शेव कर दूं और टकला करूं और शेवन पोजीशन में रहूं ना, तो आपको लगेगा कि मैं 20 साल का कम उम्र का हूं, मैं 40 साल का बंदा हूं. हम लोग ये सब कर सकते हैं. और फेस पे बोटॉक्स वगैरह करेंगे, छोटा सा प्लास्टिक सर्जरी करेंगे हम लोग. मैं ड्रामा कर सकता हूं कि आई एम यंगर. और पैसे उसमें कंज्यूम होते हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं. तो एंटी नेटलिज्म मत सोचो. ये मत सोचो कि दुनिया में बच्चे, छोटे बच्चे न आए. ये सोचो कि हम बूढ़े बुजुर्ग वॉलंटरीली कैसे इस दुनिया से जाएं. आप ये सोचो.